है वो अपना शुरू करते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका सही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो मुझे इजी लगता है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लंबा भी है यूनिट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे को तो रिलेटिवली इजियर लगता है। कल की क्लास में भी आप लोगों ने जैसे करंट के बारे में सीखा था, इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में सीखा था, एवरेज करंट के बारे में सीखा था, करंट डेंसिटी वगैरह सीखी थी। आज हम आगे मूव करेंगे, आज की क्लास थोड़ी डेरिवेशन बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो स्टडी करेंगे। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड करंट डेंसिटी, आप लोगों ने वैसे कल पढ़ ली है, उसका कैसे फॉर्मूला वगैरह निकलता है वो भी हम पढ़ लेंगे। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। कल आप लोगों ने ओम्स लॉ भी थोड़ा बहुत देख लिया था कि क्या होता है, आज हम इस ओम्स लॉ को डिराइव भी कर देंगे इन दी टर्म्स ऑफ व्हाटएवर वी हैव बीन डिस्कसिंग इन दिस क्लास। ठीक है, तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा है। तो कल की क्लास में कहाँ से शुरुआत करी थी, इलेक्ट्रिक करंट से, यस मैम। है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज माय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपकी स्क्रीन पॉज है। अच्छा एक सेकंड बेटा, रिफ्रेश कर देती हूँ। यस मैम आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने यही देखा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट भी आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपके पास एवरेज करंट, है ना, एक आपके पास आ जाता है एवरेज करंट, और दूसरा आपके पास होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये वाला मतलब तो आप उसी से समझ लो, मोशन में आपने एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ रखा है। यस मैम। मोशन में आप लोगों ने एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ रखा है। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किन्हीं दो टाइम इंस्टेंट पे देख रही हूँ कि एक टाइम इंस्टेंट पे इतना चार्ज फ्लो किया, दूसरे पे इतना फ्लो करा, तो कितना करंट हो गया, उसको आप कैसे लिखोगे, आई एवरेज का मतलब क्या हो जाता है, डेल्टा टोटल क्यू। चार्ज। यस वेरी मैम। गुड, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। और अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हो तो इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है भाई, इसी की लिमिट हमने सेट कर दी है 0 पे, है ना। आई इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस, दैट व्हाट आई एम हैविंग इज आई एम हैविंग लिमिट ऑफ, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया है। डी क्यू बिल्कुल बाई सही, डी टी, वेयर बिल्कुल सही डेल्टा टी बेटा, टेंड्स टू बिल्कुल 0। सही बोल रहे हो बेटा, ये हमारे पास आ जाता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो इसका मतलब भी आप लोग समझ सकते हो कि यार अब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि इट इज डी क्यू बाई डी टी, इट इज इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, मैम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड, इसकी जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव चार्ज है हाँ, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है उस तरीके से ये मान के चलो कि पॉजिट्रॉन वाली डायरेक्शन हम ले लेते हैं। यस मैम। पॉजिट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो प्लस वाला काउंटर अपोजिट पार्ट होता होता है, है। ऑपोजिट उसका होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के उल्टा चल रहा है, तो पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन के बारे में आप लोग बात कर लो। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिट्रॉन इन दिस केस। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ ली थी बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास में आगे चलते हैं। अब हमने ये एवरेज करंट देख लिया, इंस्टेंटेनियस करंट देख लिया, थोड़े से मटेरियल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं इसके बेसिस पे। तो मटेरियल आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। वेरी गुड, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर होते हैं। हमारे पास टेबल तो ढंग से बन नहीं पा रही, तो एक एक करके लिख देती हूँ। तो पहला होता है कंडक्टर। इस वाले चैप्टर में जितने हम मटेरियल्स के साथ डील करेंगे, दे आर ऑलमोस्ट लाइक वी विल बी डीलिंग विद कंडक्टर्स ओनली। कंडक्टर्स का क्या मतलब होता है बच्चों, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन मटेरियल्स में होता क्या है कि जिस भी मटेरियल, जिस भी एटम के, जिस भी मॉलिक्यूल के ये बने होते हैं, उनके अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, उनके अंदर जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, वो आउटर लूजली इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड होता है। वेरी गुड, आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम, आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स। मैम आपकी स्क्रीन फिर से पॉज। अच्छा बेटा, रिफ्रेश कर देती हूँ। विजिबल हो तो बताना। आ गई मैम। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री होते हैं, ये पूरे के पूरे मटेरियल में आपके मूव कर सकते हैं। जरा सी आप इसको एनर्जी दोगे, ये निकल जाएगा, ये पूरे के पूरे मटेरियल में हमारा मूव करता रहता है। और इनको आप, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज
फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ऐसे मटेरियल को प्लेस कर देते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, तो उसमें भी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उनके ऊपर कुछ फोर्स लगती है और वो एक डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। ठीक है, इज दिस ओके? यस मैम। तो ये Yes, तो ma'am. हमारे कंडक्टर हो गए। अब सेकंड आपने बोले इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या चीज होती है? मैम जो करंट के फ्लो को आसानी से होने नहीं देते, इनका रेजिस्टेंस हाई होता है। वेरी गुड बेटा। इसको अगर बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से सोचोगे ना, तो क्या है कि यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली बाइंड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड। All electrons are tightly bound to their respective atoms or molecules. To their respective atoms or molecules. तो इनके पास गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, इनके पास कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये नाचने कूदने लग गए, वो इनके पास गुंजाइश होती नहीं। ये लोग वो चीज नहीं कर सकते। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली इनको पकड़ के बैठे हुए हैं। सो बेसिकली देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसने एक्सपीरियंस किया कि हाँ उस पर कुछ फोर्स लग रही है, तो जरा सा वो शिफ्ट हो जाएंगे। बट ये जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं उसके आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो तभी हम डाइइलेक्ट्रिक को भी इंसुलेटर्स का ये क्लास कंसिडर करते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक्स में भी हम लोगों ने यही देखा था, है ना। डाइइलेक्ट्रिक्स में भी हम लोगों ने यही देखा था कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव नहीं कर रहा था, बट क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कुछ अपना डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आ जाता है मटेरियल में। इज दिस आल्सो ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। वैसे ही तीसरा टाइप का मटेरियल आपका आ जाता है सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी आप लोग पढ़ोगे 12th में। सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी आप लोग 12th में पढ़ोगे। ठीक है बेटा। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक अलग ही क्लास होती है मटेरियल्स की, जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है लो टेम्परेचर पे, है ना। सेमीकंडक्टर्स एक अलग ही क्लास हो गई मटेरियल्स की, जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी लो टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर पे है तो इंसुलेटर की तरह ये मस्त बिहेव करेंगे, और अगर आप हायर टेम्परेचर पे पहुंच जाते हो तो ये कंडक्टर की तरह करने लग जाते हैं बिहेव। ठीक है, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाते हो, मतलब। बट कंडक्टर की तरह ऐसे बिहेव नहीं करते कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे फ्री हो गए। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं एट हायर टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स, अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने आप को फ्री कर लेते हैं उन बॉन्ड्स से। अ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम हाँ बेटा। मैम जैसे कि मतलब पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस बीच में होता है, तो हम जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंसुलेटर बिहेव नहीं करना चाहिए वो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जैसे होता क्या है कि सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं ना, यूजुअली उसमें क्या करते हैं, उसमें बॉन्डिंग आपकी इस तरीके से होती है कि 4-5 एटम की बॉन्डिंग जब होती है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो जाता है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरीके से उनको कहते हैं हम लोग। तो इनकी रेजिस्टेंस वाली चीज अगर आप ना देखो, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज, जो हमारे चार्ज होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर में तो हर एटम के लिए आपके पास चार्ज है, तो कितना करंट फ्लो करवा लो कोई उसको दिक्कत नहीं होती। सेमीकंडक्टर में जो आपके ये इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, जो एक्चुअल में आपको करंट फ्लो करवाने में हेल्प कर पाते हैं, वो उसका नंबर बहुत कम होता है, और वो यूजुअली हायर टेम्परेचर पे ही बनते हैं। यस ठीक है, मैम। बहुत थोड़े से होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं करंट की तरफ। तभी इसको ना सेमीकंडक्टर कहा जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस केस में वो काफी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक वैकेंसी बना के छोड़ता है। यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपका बनता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन आपको बनता तभी है जब उसने अपनी जगह वेकेंट कर दी। अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर, अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर लीव्स अ वेकेंसी, अपनी जहां पे वो उसके होनी चाहिए उसकी जगह पे लीव्स अ वेकेंसी, वेकेंसी को छोड़ जाता है। इस वेकेंसी को हम बाद में पढ़ेंगे। इसको होल भी कहा जाता है, इसको होल भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा वो सारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप सेकंड टर्म में अपना डील करोगे। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलूं आगे? Yes, ma'am. Ma'am, यस एक मैम। चलो, minute. हाँ नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ। मैम ये होल को अपने आप फिल नहीं कर देंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो रिपल्शन अट्रैक्शन होगी तो। हाँ हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है उसका भी। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो वाला फिनोमेना, जैसे आप बाद में पढ़ोगे कि अब सपोज ऐसे मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर
बहुत सारे मतलब कुछ होल्स बन गए हैं हमारे पास और कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए हैं। तो अब होता क्या है कि ये सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जिस होल में वो जा रहा है उसको वो फिल करे जा रहा है। यस है मैम। ना, तो हम बोलते हैं कि होल्स आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो इसको भर दिया, फिर यहाँ पर गया इसको भर दिया, ये खाली हो गया, फिर यहाँ पर गया इसको भर दिया, ये खाली हो गया। तो एक तरीके से मेरा जो खाली वाला होल है वो भी तो मूव करे जा रहा है ना। यस यस मैम। है ना, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे का उल्टा मान के चलते हैं। जब आप सेमीकंडक्टर वाली फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीजें करेंगे हम लोग। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। चलो, अब अगर हम कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम कंडक्टर को यूजुअली ना सिलेंडर के फॉर्म में ही मानते हैं। कंडक्टर को जैसे आप मानते हो तो कंडक्टर को आप यूजुअली अपना सिलेंडर शेप में मानोगे। जो भी हम अभी डेरिवेशंस करेंगे उसके अंदर वी विल कंसिडर कंडक्टर टू बी ऑफ सिलेंडर शेप, जिसका जो रेडियस है वो आपको गिवन है। रेडियस आपका आर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर। और बेटा अब यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर काफी ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज डिफाइन कर देते हो जिसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। जिसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। तो नंबर डेंसिटी आपकी क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर आपकी कंडक्टर की लेंथ एल है तो वॉल्यूम आपकी पाई आर स्क्वायर एल के तरीके से आप लिख सकते हो। तो बेसिकली इसका जो यूनिट होता है वो भी आपकी पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है। और ये जो होती है नंबर डेंसिटी, ये आपके कंडक्टर की शेप पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट। नंबर डेंसिटी इंपॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। कितने मेरे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो तो मेरे खाली मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे नहीं डिपेंड करेगा। है ना, इट इज ओनली डिपेंडेंट, इट इज ओनली डिपेंडेंट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। जो ऐसा आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर की नंबर डेंसिटी कम होगी, कंडक्टर की नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, इंसुलेटर में नंबर डेंसिटी कुछ होगी ही नहीं खास। ठीक है, सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इज दिस ओके? मैम ये मटेरियल के कांस्टेंट होता है फिर? हाँ, मतलब एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा। एक मटेरियल के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नंबर डेंसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, मटेरियल का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है। चाहे मैं आपका कंडक्टर सिलेंडर ले लूं, स्फीयर ले लूं, किसी भी तरीके का कंडक्टर ले लूं, उसकी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। खाली जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यस मैम। और इसका नंबर ना काफी ज्यादा आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप देखते हो तो ऐसे 10⁻28 की पावर या फिर 10⁻29 की पावर आ जाती है नियरली। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू रहती है फॉर कंडक्टर्स। यू गाइस कैन सी दैट देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो दैट इज व्हाई हमारे कंडक्टर्स जो होते हैं दे आर अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, चलूं आगे। मैम एक सेकंड। एक सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं दो कंडक्टर लूं सेम वॉल्यूम के तो वो दोनों सेम ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं, वो डिपेंड करेगा ना कि कौन से मटेरियल के आपने लिए हैं। मैम मतलब अगर सेम मटेरियल के हैं तो फिर हाँ सेम हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे हाँ, नंबर अगर ऑफ। आप सेम मटेरियल के लोगे तो सेम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लगाया है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे कर रहे हैं वो आपका डिपेंड करेगा कि शेप वगैरह क्या है आपकी कंडक्टर की। नंबर डेंसिटी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो जैसे भी कंडक्टर की शेप हो उस पर थोड़ी मैटर कर रहा है। यस मैम। है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो चलो काफी सारी चीजों पे डिपेंड कर गया। आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है हमारा। देखेंगे हम वो वाली चीज भी। बट नंबर डेंसिटी जो होती है वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती एक्सेप्ट द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके मैम। ठीक है बेटा, कर लिया नोट डाउन, चलूं आगे। यस मैम। ये यस बेसिक्स मैम। करवा रही हूँ, अभी तो डेरिवेशन पे आई नहीं हूं मैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताना। कंडक्टिंग वायर है, मटेरियल डेंसिटी आपको गिवन है 20 ग्राम प्लस क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और एटॉमिक मास नंबर आपको गिवन है 200। कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम? कैसे निकालेंगे?
मैम इसमें वॉल्यूम वॉल्यूम दे रखा है मैम, इसमें 1 cc और डेंसिटी से मास निकाल लेते हैं, फिर वहां से नंबर ऑफ हाँ मोल्स निकाल लेंगे। और बिल्कुल मैम सही। यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, उन्होंने दे रखा है कि ईच एटम के 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लोगे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो आपको काम यही है कि इस वाले मटेरियल में आपको नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो निकालने हैं। आपको मास नंबर गिवन है 200, मास नंबर हमें कितना गिवन है 200, और आपको डेंसिटी गिवन है इस केस में। डेंसिटी आपको कितनी गिवन है? डेंसिटी आपको गिवन है 20 ग्राम पर cc। 20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब यार इसको करेंगे कैसे? इसको ऐसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूल। हाँ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो कुछ भी अगर हमें गिवन मास है अपॉन मोलर मास अगर हम कर देंगे, मोलर मास कर देते हो ना, यहाँ पे ये हमारा मोलर मास है, तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ वो आ जाएंगे ना, कि कितने हमारे पास मास है एटम्स का, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यस मैम। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? कितने नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मतलब गिवन मास हमें कितना है, डिवाइडेड बाय द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इज दिस ओके? मैम इसका आंसर 6.02 into 10 की पावर 22 आ रहा है। 28 आ रहा था बेटा मेरा, ठीक है 28 आ रहा था मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो ना कि कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। अब वो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कैसे आएंगे? वो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कैसे आएंगे? आपको गिवन है कि इसका एटॉमिक मास नंबर 200 है, तो मतलब 200 ग्राम अगर है हमारे पास मटेरियल का, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है मेरे पास? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास एग्जिस्ट करेंगे, यस मैम। है ना। 200 एटॉमिक नंबर होने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 200 ग्राम है मटेरियल का, 200 ग्राम है मटेरियल का, तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि सारे के सारे जितने भी मेरे एटम्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन मेरे रिलीज करेंगे। सारे के सारे जितने भी मेरे एटम्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन मेरा रिलीज करेंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ओनली। ठीक है, तो यहां यस से मैम। निकल जाएगा बेटा आंसर। क्वेश्चन में हमें एक और चीज गिवन है कि डेंसिटी कितनी है, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको मैं बोल देती हूँ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा एक सेकेंड बेटा, अभी अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, अब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कितना मतलब हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो ऊपर डेंसिटी आ जाएगा, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर कर दोगे, और डिवाइड इसको किससे करना पड़ेगा? ये जो हमें मोलर मास, मतलब ये जो मास नंबर गिवन है उससे, तो यहां से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, यूनिट चेंज करनी याद रखना, इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है ना ये, तो इसको चेंज कर देना आप उसमें। इसको आप किस में चेंज करोगे? केजी पर मीटर क्यूब में इसको चेंज कर देना। यहाँ पर भी हमने ये अज्यूम किया है कि मास नंबर 200 होने का क्या मतलब है कि 200 ग्राम है अगर मटेरियल का, तो उसका मतलब एवोगैड्रो नंबर है। तो ये 200 को भी आपको लिखना पड़ेगा 200 इंटू 10 की पावर -3, है ना। ये 200 को भी हम ऐसे लिखेंगे, दैट 200 कितना हो गया? 200 इंटू 10 की पावर -3। मैम जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो फिर मैम नंबर ऑफ एटम्स के बाद उनको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। नहीं, नंबर ऑफ एटम्स निकल गए, हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपका डायरेक्टली आ जाएगा। ओके। ठीक है, तो इसका जब मैंने आंसर निकाला तो 6.022 इंटू 10⁻⁻² आया था बेटा। यहाँ पर आप रो की वैल्यू डालोगे, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 मैम लेकिन इंटू, उन्होंने बोल थोड़ी रखा है कि हमें 1 मीटर क्यूब में निकालना है, 1 सेंटीमीटर नहीं क्यूब में बोल रखा निकालना है है। ना फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। मैम सेंटीमीटर क्यूब में भी तो हो सकता है। सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लो। मैंने तो मीटर क्यूब में ही निकाला था इसको, मतलब मैंने तो इसको चेंज कर दिया था मीटर में, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो एक बार सेंटीमीटर क्यूब में निकाल के देख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब तो लिखोगे ही ना। यस मैम। ठीक है, मैंने जो आंसर निकाला है वो मीटर क्यूब में निकाला है।
ठीक है, यस मैम। हो जाएगा ये सॉल्व। इस तरीके का कुछ आएगा नहीं, बट ठीक है, बेसिक समझ में आ गया कि हाँ नंबर डेंसिटी का क्या मतलब होता है। यस ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका उसमें भी आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सेम क्वेश्चन मैम, है इसमें ना। केजी भी आएगा यूनिट में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या केजी लिखेंगे यार, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट मतलब दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट पर मीटर क्यूब ही तो आएगा। केजी केजी तो कट गया ना, डेंसिटी में केजी है, ये 200 इंटू 10⁻³ केजी है, तो केजी केजी तो कट गया। ओके मैम। ठीक है, अब चलूं आगे। यस मैम। चलो, अब अगली चीज हमें वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप ये इमेजिन करो कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो मस्त मस्त अपना ऐसे रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर है कोई, ये ऐसे एक सिलेंडर बना रखा है। अब इस चैप्टर में खाली सिलेंडर ही सिलेंडर बनाने हैं मेरे को पूरे। इस तरीके से कोई सिलेंडर हम लोगों ने बना रखा है, बढ़िया अपना मस्त सिलेंडर है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, ये रूम टेम्परेचर पे है दिस, इस पे मैंने बोल रखा है ना कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस मैंने नहीं लगा रखा। सो दिस कंडक्टर इज एट रूम टेम्परेचर, this conductor is at room temperature, is at room temperature। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा इस केस में। हम रैंडमली मूव करेंगे। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स मेरे मस्त ऐसे रैंडमली मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रैंडमली, यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रैंडमली इन रैंडम डायरेक्शन, इन रैंडम डायरेक्शन। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि भाई कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, कुछ पर्टिकुलर तरीके से चल रहे हो, तो रैंडमली अपना मूव करेंगे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, है ना। अगर ये मेरे पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, तो ये मूव भी करेंगे किसी रैंडम डायरेक्शन में चलेंगे, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, एक दूसरे से टकराते रहेंगे, फिर से रुक जाएंगे, जैसे ही टकराए फिर से अपना मूव करना शुरू कर देंगे, फिर से टकराएंगे, फिर से रुक जाएंगे, इस तरीके का मोशन होने लगेगा। बट द मोशन विल बी रैंडम, मोशन तो मेरा रैंडम होगा बेटा। तो होता क्या है कि अगर आपने को याद होगा कि जब हम थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी निकाली थी, है ना। वेलोसिटी हमने कैसे निकाली थी, हमने बोला था कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द एनर्जी पोजेस्ड, तो हमने 3/2 kT के उसको इक्वल कर दिया था। और हमने बताया था कि टेम्परेचर की वजह से कितनी थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल्स टू 3 kT अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये पिछले साल कैलकुलेट किया था ना कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यस मैम। है ना बेटा। Yes, ma'am. तो यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो इसको फर्दर सॉल्व करने में मेरे पास क्या आ जाता है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं 3 इंटू इफ आई पुट इन दी वैल्यू ऑफ के आई विल गेट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है ना। सपोज रूम टेम्परेचर की बात करिए तो 300 केल्विन होता है, डिवाइडेड बाय Yes, व्हाट, ma'am. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो यू गाइस कैन सी दैट दिस नियरली कम्स आउट टू बी, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू मेरी आई थी 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की, किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की रफली इतनी वेलोसिटी है जो चल रहा है, टकरा रहा है, फिर ये वेलोसिटी लूज कर रहा है, उसके बाद फिर से किसी रैंडम डायरेक्शन में चल रहा है, फिर से टकरा रहा है, फिर से अपनी वेलोसिटी जो है वो लूज कर रहा है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ पूरे के पूरे कंडक्टर की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे के पूरे कंडक्टर की, तो रैंडम मोशन की वजह से सारे कंडक्टर में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी वेलोसिटी को अगर हम ऐड कर देंगे एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। ठीक है, ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू रैंडम मोशन सब अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, नेट वेलोसिटी ड्यू टू रैंडम मोशन, नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स comes out as, तो बेसिकली रूम टेम्परेचर पे हमारा कोई भी कंडक्टर हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भले ही मूव कर रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने मेरे उनके पास इतनी वेलोसिटी नहीं है कि वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाके करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर पाए। तो अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे तो ये जो एवरेज होगी इट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल वेलोसिटीज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स v1 प्लस v2 सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल vn, जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मेरे पास 0 आ जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इस पॉइंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। No, ma'am.
ठीक है। अब बेटा अब हम अगली चीज क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम लगा देते हैं सेल। ये तो सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हो ही रहा था कि हमारे मतलब चलो वहां पे तो हमने रेस्ट पे मान लिया था, यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर में मार रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर की वजह से जो इनको हीट मिल रही है उसकी वजह से ये हिल डुल रहे हैं, उसकी वजह से इनको थर्मल एनर्जी मिल चुकी। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे, अगर हम चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करे, अगर हम चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपका कुछ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसके लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस हमें देना पड़ता है, मतलब उसके आसपास हमें सेल लगाना पड़ता है, उसके आसपास हमें सेल लगाना पड़ता है। तो ये सेल करता क्या है, ये सेल करता क्या है, दैट इट विल प्रोवाइड इट प्रोवाइड्स स्क्रीन स्टक है। अच्छा स्क्रीन स्टक है, एक सेकंड बेटा। ठीक है बच्चों, मैम मैम अभी भी नहीं आई। हम एक नहीं आई। सेकंड। यस मैम आ यस गई। मैम आ आ गई। गई बेटा। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम है। अब सेल क्या काम करता है कि भाई वो मेहनत कर रहा होता है सेल का। मैंने एक बड़ा अच्छा बुक देखा था, उसमें ऐसा एक एग्जांपल था कि सपोज कोई फैक्ट्री है, ठीक है, सपोज कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर ऐसे ही ऐसे बेल्टें बंधी हुई है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक बेल्ट बंधी हुई है और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बेल्ट में सामान ढो रहा है और यहाँ से सामान जा रहा है, यहाँ से सामान जा रहा है, यहाँ से सामान जा रहा है, यहाँ से सामान वापसी आ रहा है, और ये सामान उठाकर वो फिर से इस बेल्ट में प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटा ये बंदा कुछ मेहनत कर रहा होगा, यस मैम। है ना, ये बंदा कुछ मेहनत कर रहा होगा। तो यही जो बंदा काम कर रहा है वही आपका काम सेल करता है, वही सेम काम आपका सेल भी करता है। तो सेल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता है, इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमारा सेल जो होता है इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी हमारे एंड्स होते हैं कंडक्टर पे उसको ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, which provides which provides energy to the conductor, which provides energy to the conductor। बस एनर्जी से क्या होगा, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स खा लेंगे और फिर हो जाएंगे एनर्जेटिक, फिर वो जाएंगे कि भाई अब हम तो जो हायर पोटेंशियल वाला है उसके पास जाना चाहते हैं। अट्रैक्शन तो होगी ही, अट्रैक्शन तो होगी ही इलेक्ट्रॉन्स की। अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कंडक्टर बना दिया, अब मेरा ये कंडक्टर बना दिया मैंने यहाँ पर बढ़िया एकदम, ठीक है, मान लो ये पूरा है। अगर हमने इस तरीके का कोई कंडक्टर बना दिया यहाँ पर, तो अब मैं आपको बोल रही हूँ कि सपोज हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। बैटरी का सिंबल होता है कुछ ऐसे, याद होगा बचपन में पढ़ा है, यस मैम। यस मैम। है ना। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की जगह याद रखना कि ये जो लंबा वाला डंडा होता है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, लंबा वाला जो डंडा है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, छोटा वाला जो डंडा है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। छोटा वाला जो डंडा है वो आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर भी मेरा हायर पोटेंशियल लग गया, यहाँ पर मेरा लोअर पोटेंशियल लग गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स भागने लग जाएंगे ना, है ना। Yes, सारे ma'am. इलेक्ट्रॉन्स का क्या मन करेगा, अगर ये मेरा इलेक्ट्रॉन है कि वो इस डायरेक्शन में चला जाए। ठीक है, तो अब मेरा करंट फ्लो करेगा बेटा सर्किट में से। अब हमारा जो सर्किट है उसके अंदर से आपका करंट फ्लो करता है। तो ये जो सेल है ये कुछ भी नहीं करता, बस एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन्स को। सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कुछ काम करता है, और ये एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। सेल प्रोड्यूसेस एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, so that they can flow, so that they can flow in the conductor, in the conductor। और अब यही जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही हमारा जो करंट होता है वो आ जाता है कंडक्टर के अंदर। इज दैट आल्सो ओके? यस मैम। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो अब हमने पहले तो देख लिया कि थर्मल एनर्जी से तो कुछ हो नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसके अंदर हम लगा देंगे इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर हम लगा देंगे सेल, फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो अब हम अपना अगला केस देखते हैं जिसमें हम मैम ड्रिफ्ट नोट वेलोसिटी, करना अच्छा नोट कर लो, कोई नहीं, ये लो ले लो, नोट डाउन कर लो। कि डायरेक्शन ऑफ करंट याद होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे ली जाती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैम डन। डन बेटा। अच्छा, अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बला है इसको समझ लो। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है,
सपोज मेरे पास ये कंडक्टर है, तो बेटा अब इस कंडक्टर के ऊपर मैंने लगा दिया है पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ आई हैव कनेक्टेड दिस विद सम पोटेंशियल, with I have connected it with a battery which is providing some potential difference to this conductor. तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना. Yes, एन ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट जनरेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन रहती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको पता है ना, V/L होती है ना. Yes, बिकॉज ऑफ ma'am. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल एक्सपीरियंस फोर्स. इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो बेटा अब यही होगा कि क्योंकि ये लोग सारे के सारे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी टेंडेंसी रहेगी कि भाई वो जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है जिसकी हायर थोड़ा पोटेंशियल है उसकी तरफ मूव कर जाए. Yes, Yes, रहेगी. ma'am. अभी भी मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो अभी भी वो रैंडम मोशन ही कर रहा है. अभी भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम पूरा सीधा चलना शुरू हो गया, नहीं. अभी भी वो रैंडम मोशन ही कर रहा है. ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम अब तो वो सीधा चलना शुरू कर देगा, नहीं. अभी भी वो रैंडम मोशन नहीं कर रहा है, कहीं इधर जा रहा है, फिर कभी इधर जा रहा है, फिर कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कुछ भी ऐसा आपका हुए जा रहा है. बस अब हुआ क्या कि क्योंकि इस पे फोर्स लग गई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इधर आ गया. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इधर शिफ्ट हो गया, तो मतलब इस पे फोर्स लग रही है, तो ये क्लोजर आए जा रहा है. दिस इलेक्ट्रॉन कीप्स कमिंग क्लोजर टू द हायर चार्ज टर्मिनल. अभी भी इसका जो मोशन है वो ऐसे ही हो रहा है कि थोड़ा सा चलता है, फिर किसी से टकराता है, फिर से चलता है, फिर से किसी से टकराता है, फिर से चलता है, फिर से किसी से टकराता है. बस अब इसको एक डायरेक्शन मिल गई है कि रैंडम मोशन नहीं रहा एग्जैक्टली. इसको पता है कि मुझे उस साइड पे जाना है. अब मैं कैसे भी टकरा टकरू के पूछूं, मुझे अपनी डेस्टिनेशन जो है वो पता है. ठीक है बेटा. yes, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, मोशन अभी आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स का फिर भी रैंडम ही है. मोशन अभी भी हमारा रैंडम ही है. मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज स्टिल रैंडम. किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हैं वो लोग, इज स्टिल रैंडम. बट जब हम पूरे के पूरे कलेक्टिव को देखेंगे, जब हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि हाँ, सब इलेक्ट्रॉन्स की कुछ नेट टेंडेंसी आ रही है हायर पोटेंशियल पे जाने तक. ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज स्टिल रैंडम. बट अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. पहले तो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही हो रही थी, यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो के बराबर नहीं है. स्पीड सारे इलेक्ट्रॉन्स की वैसे ही जीरो नहीं है. और अगर मैं इन सारी स्पीड्स का एवरेज कर लूं, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं, तो वो भी जो वैल्यू होती है वो मेरे पास जीरो नहीं आती. और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है. ठीक है, इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द एवरेज वेलोसिटी व्हिच इज एवरेज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज पोजेस्ड बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स. जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या एवरेज वेलोसिटी है, वो होती है मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया है उसको. ठीक है. Yes, ma'am. yes, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ. ma'am, done. डन. Ma'am, चलूं आगे. एक सेकंड ma'am. ठीक है, ये कर Ma'am, हो लो. गया. चलो, तो अब आगे चलते हैं. अब हमने क्या मैम, देखा, ये जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की है या सारे इलेक्ट्रॉन्स की सारे है? इलेक्ट्रॉन्स की, सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी एवरेज की बात हो रही है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है. ओके मैम. ठीक है. तो अब हमने क्या समझ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव विद सम एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर फोर्स लग रही है तो सम एक्सेलरेशन भी लगेगी. सम एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन m से निकाल सकते हो ना. सो Yes, their velocity should keep on increasing. Do you guys agree with this?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Their velocity should ideally keep on increasing. बट ऐसा तो होता नहीं ना, मैंने क्या बोला कि भाई कोलिजन भी तो हो रही है. Their velocity should keep on increasing, but this does not happen. ऐसा नहीं होता. ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन को आपने खाली मैदान में छोड़ दिया और उस पर आप लगा रहे हो कुछ एक्सेलरेशन और वो आपका मूव कर रहा है. ऐसा थोड़ी हो रहा है बेटा. ये इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पर गया, फिर से टकरा गया, वेलोसिटी जीरो हो गई. फिर ये अपनी किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव करा, फिर से टकरा गया, फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई. फिर यहाँ पर गया, फिर से टकरा गया, फिर से वेलोसिटी जीरो हो गई. इस तरीके से जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव पे मूव करे जा रहा है यार, पागलों की तरह. फिर यहाँ पर गया, यहाँ पे टकरा गया, वेलोसिटी जीरो हो गई. है ना, मेरा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से मूव करे जा रहा है. तो बेटा इस सिचुएशन में हो क्या रहा है? इस सिचुएशन में हो क्या रहा है? ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन्स, ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन्स, ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन्स, the velocity of electrons, the velocity of, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से भी टकराएंगे रास्ते में, उनके जो बाकी एटम्स होते हैं उनसे भी टकराएंगे. the velocity of electrons keeps on decreasing, keeps on decreasing. तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को देख रही हूँ, अगर मैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को देख रही हूँ, तो वो एक छोटी सी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है. ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी, विद अ कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी. इज दिस पॉइंट आल्सो क्लियर? Yes, ma'am. मैम बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रह रही है और मैम वैल्यू भी, फिर वो कांस्टेंट कैसे? अगर मैं सबका एवरेज ले लूंगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कि हाँ चलो यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना था, मीन फ्री पाथ जैसे निकालते नहीं थे कि सारी कोलिजन के बीच में कितना है उसको ऐड करके डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कोलिजन से, तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर भी सारी की सारी वेलोसिटीज कितनी आई उनको डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ कोलिजन से, तो कुछ छोटी सी कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल पोजीशन के बारे में बात कर रही हूँ कि छोटी सी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ काम कर रहा है. तो इसका मतलब पता है क्या होता है? ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी मेहनत करके किसी एक पोजीशन पे पहुंचेगा आफ्टर सो मेनी कोलिजन. अगर मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लूं जिसके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है और उसको इस छोटी सी कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से मूव करवा दूं ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम तरह बिहेव करेंगे. यही तो मतलब होता है ना कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो. ठीक है Yes. बेटा. और अगर मैं ऐसे जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी ये जो कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी आ रही है उन सबको सम कर लूं, उन सबका एवरेज ले लूं, तो वो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है. ठीक है, वो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है. तो ना यहाँ पे कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंडक्टर आपका बहुत छोटा सा होगा, कंडक्टर आपका बहुत छोटा सा होगा, बट इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा कोलाइड कर लेंगे कि वो पागलों की तरह इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागे जा रहे हैं. तो वो लोग जो होते हैं वो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा कवर कर लेते हैं. ये जो होते हैं वो लोग डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा कवर कर लेते हैं. इनकी एवरेज स्पीड जो होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है. और इनफैक्ट ये जो एवरेज स्पीड होती है ये एवरेज वेलोसिटी से बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, जो इनकी एवरेज वेलोसिटी आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं ना, नेट डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कम है, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनका आता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की रेंज में. और ये एवरेज स्पीड जो होती है वो आपकी आई थी अभी निकाली होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की रेंज में आती है. ठीक है, तो होता क्या है, क्योंकि छोटा सा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह इधर से उधर भागे जा रहा है, जिगजैग रैंडम मोशन फॉलो कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट वेलोसिटी उसकी कुछ नहीं होती क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटी है. इज दिस पार्ट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलूं आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा पुराना टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं. कुछ पढ़ा था मीन फ्री पाथ के नाम का? Yes, ma'am. पढ़ा था. क्या होता है मीन फ्री KTP पाथ? में पढ़ा था. मैम मेन फ्री पाथ वो डिस्टेंस होता है जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कवर करना पड़ता है कोलाइड करने के लिए. मैम तो अबे नहीं. सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है. यस मैम वही. हाँ वही. अरे यार वो कह रहा है, जैसे हमने क्या बोला कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये चला आगे, ये कोलाइड कर गया, ये चला आगे, फिर से कोलाइड कर गया, फिर से चला, फिर से कोलाइड कर गया, फिर से चला, फिर से कोलाइड कर गया, फिर से चला, फिर से कोलाइड कर गया. इस तरीके का वो सिचुएशन ही हो रहा है ना हमारा कंडक्टर के अंदर. सीधी Yes, सरल ma'am. भाषा में समझो तो लेट मी से दैट इन सारी कोलिजन्स के अंदर यहाँ पर λ1 पाथ कवर हुआ, यहाँ पे λ2, यहाँ पे λ3, यहाँ पे λ4, यहाँ पे λn तक बहुत सारे कवर हो गए. तो बेटा लैम्डा आपका मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो इट रिप्रेजेंट्स मीन फ्री पाथ
फ्री पाथ क्या होता है कि दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दिस इज योर फ्री पाथ, दिस इज योर फ्री पाथ, कि अगर मेरी दो कोलिजन हो रही है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। मीन फ्री पाथ कितना हो गया, मीन फ्री पाथ कितना हो गया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस between two successive collisions, in two successive collisions। तो अगर याद होगा आप लोगों को, हमने ऐसे ही तो लिखा था, आप लोग शायद मेरे साथ नहीं पढ़ रहे थे तब, हमने ऐसे लिखा था कि लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाती है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 so on and so forth लैम्डा n, अगर मेरी n सक्सेसिव कोलिजन्स हो रही हैं तो। ये ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब दूसरी Yes. टर्म जो हमें समझनी है यहाँ पर, मीन फ्री पाथ तो सब बच्चों को समझ में आया हुआ है, पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए रिवाइज करवाएंगे ताकि डेरिवेशन में दिक्कत ना आए। अब हमें जो दूसरी चीज समझनी है वो हमें समझ लेना रिलैक्सेशन टाइम। अब हमें समझ लेना रिलैक्सेशन टाइम। तो फिर से मैंने क्या बोला कि ये मेरा पार्टिकल है, ये कुछ चला यहाँ पर पहुंचा, ये कुछ चला यहाँ पर पहुंचा, फिर से कोलाइड कर दिया यहाँ पर पहुंचा, फिर से गया कोलाइड कर दिया, फिर से गया कोलाइड कर दिया, कुछ भी हुए जा रहा है पार्टिकल के साथ में। तो बेटा टाइम भी तो लगा होगा ना कुछ, यहाँ से यहाँ तक जाने में तो कुछ टाइम लगा होगा। लेट मी से दैट टाइम इज टाउ 1। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा, टाउ 2। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाउ 3। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाउ 4। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाउ 5 या टाउ n, कुछ भी ले लो। सारी कोलिजन्स होने के बीच में कुछ टाइम भी तो लगा होगा जिसमें वो पार्टिकल मेरा किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यस मैम। तो इसका जो एवरेज होता है, इस टाइम का जो एवरेज होगा उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन दैट द एवरेज टाइम taken by an electron between two successive collisions is the relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स हो नहीं रहा बट फिर भी नाम इसका रिलैक्सेशन टाइम रखा हुआ है हम लोगों ने। तो रिलैक्सेशन टाइम को आप रिप्रेजेंट करते हो टाउ से। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो हमारा टाउ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ टाउ n तक डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन्स। इज दिस पार्ट आल्सो ओके? यस Yes, मैम। yes, ma'am. अब रेडी है हम लोग डेरिवेशन करने के लिए? कुछ डेरिवेशन है नहीं, टुच्ची सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी कुछ खास ऐसे बहुत बड़ी डेरिवेशन है नहीं। चलूं आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब बेटा वैसे ही एक कंडक्टर इमेजिन कर लो, हमारे पास कोई कंडक्टर है। तो हम लोगों ने अभी देखा दैट इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरे पास ऐसे कोई कंडक्टर है, अगर मेरे पास इस तरीके का कोई कंडक्टर है जिसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यू हैव कनेक्टेड दिस विद अ बैटरी। So what happens is that your electrons will start to move. What happens is that your electrons start to move. आपके ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये आपके मस्त ऐसे थोड़ा सा चलना फिरना शुरू कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडमली चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अलग तरीके से चल रहे हैं, रैंडम पाथ फॉलो कर रहे हैं। मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ जाता है। बट आप ये निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। वी कैन डिटर्मिन दैट। यस Q मैम। E upon M. Very good. Let me say, I am talking about one single electron. Let me say that, let us imagine that at time t is equals to 0, अगर मैं initial time देख रही हूँ, electron was moving with thermal velocity। तब हमने नहीं लगाया था potential difference, it was moving with some thermal velocity। Now we have applied electric field। Now due to external electric field which will act in this direction, now due to external electric field, मेरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यस मैम। Due to external electric field, the electron experiences force in the opposite direction। Yes. यस मैम।
तो यहाँ पर हम फोर्स का वैल्यू भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखोगे? फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? Q Q into E. into E upon L हाँ, तो into divided चार्ज by इसका ई लिख देती हूँ ना, Yes, डिवाइडेड बाय ma'am. क्या करना है? Small e. ई तो होगा, Yes, ma'am. मैम है मतलब ना? E की वैल्यू लिख दी थी ना। अच्छा, वो वैल्यू वगैरह मत लिखो भाई, डेरिवेशन है, सिंपल रखते हैं इसको एकदम। तो यहाँ से इसका क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन भी लग रही होगी। QE यस मैम, upon हम M. एक्सीलरेशन बताया था तभी तो M आ गया था। हाँ, एक्सेलरेशन बताया था तभी तो आ गया था। ई ई अपॉन एम एक्सेलरेशन लग रही होगी, सब में आपका नेगेटिव साइन लगाना तो लगा लेना, बाकी डायरेक्शन उल्टी है वो हमने लिख दिया। Yes, ठीक ma'am. है, अब मैं बोल देती हूँ नाउ लेट अस से that after time t1 it has a velocity v1, it has a velocity v1। अब मैं बोल देती हूँ कि कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हो गई, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लेंगे यहाँ पर। Yes, ma'am. यस मैम, हमारे पास v1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी? v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? थर्मल वेलोसिटी P thermal plus QEE upon MT ई अपॉन एम t1। into T. ठीक है, ये टाइम कौन सा है? Relaxation time. वेरी गुड, ये टाइम है मेरा रिलैक्सेशन टाइम हो गया ना ये तो एक तरीके से, यस Yes, है ना? ma'am. ये जो टाइम है ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया किसी एक इलेक्ट्रॉन का, ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया किसी एक इलेक्ट्रॉन का। फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि इतने में तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना, बाद में तो फिर से जीरो हो जाएगी। तो ऐसे ही बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सबके केस में आप यही सेम इक्वेशन लिख सकते हो, Yes, ma'am. यस है ना? यहाँ पर भी वी थर्मल आ गई प्लस ई अपॉन एम, यहाँ पर आपका T2 हो जाएगा। T2 लिख लो या फिर इसको टाउ1 टाउ2 भी लिख सकते हो। ऐसे ही करके मेरे पास n होंगे, ऐसे ही करके मेरे पास n होंगे, मामला टोटल मामला मेरे पास n आ जाएगा यहाँ पर। मैम, अब V थर्मल के बाद प्लस। ठीक है, मैम V अपॉन thermal एम तो टी है। डिफरेंट होगी ना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चलो ये 1 2 3 4 लिख लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये Yes, थर्मल ma'am. भी मेरी अलग हो गई। अब बेटा हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या करना है? हमें इसको एवरेज कर देना है, एवरेजिंग दिस ओवर n इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुझे इसको एवरेज कर देना है। तो अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे एवरेज कर दूंगी, मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी डायरेक्टली। Yes, ma'am. मैम थर्मल सब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैसे अलग होगी? अलग वेलोसिटी से चल रहे होंगे, बाकी सिमिलर ही आती हैं, डायरेक्शन अलग अलग होंगी चाहे वेलोसिटी सेम। ठीक है, ओके। हमने बताया रैंडम मोशन में होंगी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है, डायरेक्शन भी थोड़ी सी अलग अलग होती है। तो अगर मैं इन सबको करूंगी तो जीरो नहीं आ जाएगा। यस अगर हम सबकी सब थर्मल वेलोसिटीज जो है इनिशियली, अगर हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी की बात करते हैं, अभी हमने देखा कि रैंडम मोशन में होते हैं, तो इन सब का एवरेज तो जीरो आ गया। Yes, ma'am. और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा? ई अपॉन एम। और ये जब मैं इन सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का एवरेज लूंगी, मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज टाउ नहीं आ जाएगा। Yes, यस ma'am. यस मैम। तो ये एक्सप्रेशन है बेटा, ये होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर वेक्टर साइन वगैरह लगाना है तो लगा लो, बाकी ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। वेक्टर साइन लगाना है तो ऐसे लगा सकते हो आप, बट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज दिस मैम ओके? मैम इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन्स की जहाँ पे डायरेक्शन है वो हो जाएगी ना। यस मैम, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन रहेगी। कुछ कुछ बुक्स में पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन लेके भी निकाल रखा होता है, तो डेरिवेशन सेम ही रहती है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, कुछ डायरेक्शन की दिक्कत मत लेना। मैं एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ, प्रीवियस वाली स्लाइड देख लो। ठीक है, ये डेरिवेशन है जिससे बच्चे डरे हुए होते हैं कि मैम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन नहीं करी मैम। क्या डेरिवेशन है? डेरिवेशन थोड़ी होती है। मैम मेन तो क्वेश्चंस ही होते हैं। हाँ नहीं, जेई में मेन क्वेश्चंस है, बाकी आपका जो स्कूल के पेपर है उसमें इनसे काफी आते हैं, बट ठीक है, क्वेश्चंस मेन है इस चैप्टर के भी। इस चैप्टर में भी रजिस्टर वगैरह वाले पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो भी अभी करेंगे हम, धीरे धीरे ओम्स लॉ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलूं आगे। मैम एक सेकेंड। अब इसको ना पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का फायदा क्या है, कि अब मैं अज्यूम कर लूंगी कि मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मेरे कंडक्टर के अंदर। मैं मीन फ्री पाथ वगैरह सब भूल जाऊंगी अब।
क्योंकि यही तो मतलब हो गया ना, मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो सीधा सीधा चल रहे हैं। मैम नेक्स्ट वाली स्लाइड शो। हाँ देख लो बेटा। मैम एक बार दिखा दो, लास्ट लाइन नोट करनी है। अच्छा ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, दिस यू गाइस शुड रिमेंबर। इस पे ऐसे स्टार मार्क कर मैम लेना, हो ये गया। याद होना चाहिए। ये इसको याद रखना है, रिमेंबर दिस। कर लिया बेटा? मैम एक मैम सेकंड। अभी कर रहे हैं। कर लो कर लो। चलूं आगे? यस मैम हो गया। अब बेटा यहाँ पर मैम एक कंफ्यूजन का भी है, यहाँ पर एक ना कंफ्यूजन का भी सोर्स है। आपकी एनसीईआरटी और काफी सारी बुक्स में यही एक्सप्रेशन है। एक और एक्सप्रेशन है जो एचसी वर्मा जैसी कुछ बुक्स में है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या मतलब है उसका। मैम हो गया? अब सपोज बेटा मैं ये वाली इक्वेशन लगा दूं, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सपोज मैं वही सेम चीज इससे डिराइव कर रही हूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना चलेगा? लैम्डा डिस्टेंस चलेगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, यस मैम। है ना। मीन जो यस मैम। डिस्टेंस चलेगा वो लैम्डा चलेगा। थर्मल वेलोसिटी हमें पता ही है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस टाइम भी जो है हमारा वो रिलैक्सेशन टाइम के तरीके से आएगा, प्लस हाफ इंटू ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय T1 का स्क्वायर। इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन आ T1 जाएगा। तो यस अगर मैम। मैं इसको एवरेज कर देती हूँ, एवरेजिंग ओवर n कोलिजन्स, तो यहाँ पर अगर मैं लैम्डा को एवरेज करूंगी मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। इसको करूंगी तो थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा हाफ ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय टाउ का स्क्वायर। आ गया यस कुछ मैम। इस तरीके से। अब आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टाउ मीन फ्री पाथ अपॉन मीन टाइम। ही तो हो गया, यस मैम। है ना बेटा। तो यहां से अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूंगी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो आप लोग देख सकते हो कि एक हाफ का फैक्टर आ जाएगा एक्स्ट्रा। एक हाफ का फैक्टर आ गया हमारे पास। अभी पहले क्या एक्सप्रेशन आया था? मैम ई अपॉन एम इंटू टाउ। ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय टाउ। तो ये दोनों एक्सप्रेशन अब आप बोलोगे कि अलग है ना बेटा। तो एक्चुअल में है क्या कि ये जो कांस्टेंट है ये सारे ही गलत है। मतलब ना हम ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिट्रॉन्स को मान रहे हैं, अगर हमें ये सब चीजें करनी है, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं ये कि इसको हम क्लासिकल फिजिक्स में डील नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जाना मैम पड़ता है आपकी क्वांटम वॉइस फिजिक्स में। ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ऑडिबल है बेटा सब बच्चों को? यस मैम। हाँ तो अंजलि बेटा इंटरनेट पे दिक्कत है? इंटरनेट में कुछ दिक्कत है बच्चों? एक बार कर लो उसको रिफ्रेश। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि आइडियली यहाँ पे ना तो हाफ का फैक्टर आना चाहिए ना 1 का फैक्टर आना चाहिए। दोनों एक्सप्रेशन ही गलत है। ये एक्सप्रेशन क्यों गलत है? क्योंकि हम क्वांटम रेल्म में नहीं है, हम क्लासिकल फिजिक्स के रेल्म में है, राइट। हम अभी जितना भी यस आप लोग मैम। अपना 12th में पढ़ते हो सारा आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हो। तो अगर हमें इतने छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करनी पड़ती है, देन वी हैव टू गो इन क्वांटम फिजिक्स वाला रेल्म। तो वहां से जब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो वो कुछ अलग आता है। यहाँ पर आपको चाहे हाफ हो चाहे 1 हो, दोनों के दोनों कांस्टेंट की वैल्यू ही गलत है। ना तो यहाँ पर हाफ आना चाहिए ना यहाँ पर 1 आना चाहिए। बट ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में ई अपॉन एम टाउ है, सो दैट इज व्हाई इट इज बेटर इफ यू यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर फर्दर डेरिवेशंस। क्योंकि बच्चों को यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, तो वो आधे में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे, किसी बुक में अगर आधे का फैक्टर देखो तो अच्छा ठीक है, इस बुक में जितनी डेरिवेशंस होंगी वो सारी वो आधे के फैक्टर को याद में रख के होंगी। और किसी बुक में अगर ये ई टाउ अपॉन एम लिखा है तो वो आपकी एनसीईआरटी में भी ई टाउ अपॉन एम से ही लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की सारी डेरिवेशंस आपकी ई टाउ अपॉन एम के फॉर्मेट से हो रही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों?
हम क्वांटम फिजिक्स में तो हम मास और वेलोसिटी मतलब एक साथ बता ही नहीं सकते हाँ पोजीशन वही मैं बोल रही हूँ कि क्वांटम फिजिक्स वाली जो चीज है वो तो हम यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, वो तो ना आप सीख रहे हो ना आपको करनी है ना उसमें घुसना है, क्योंकि वो चीज अभी अभी आती ही नहीं। ठीक है, वो तो जब आप फिजिक्स हायर लेवल पे पढ़ोगे तब हो वन जाएगा। वाला मैम, हम तो वन वाला फैक्टर लेके ही करेंगे ना हाँ आंसर। वन वाला फैक्टर लेके कर लो, मेरे हिसाब से वो बेटर रहता है, एनसीईआरटी का जो है वो लेके कर लो, क्योंकि ये हाफ वाला फैक्टर आपका एचसी वर्मा में होता है। तो जो मेरे एचसी वर्मा वाले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा क्लास में ये पूछते हैं कि मैम वहाँ पे तो आधा है, मैम यहाँ पे आधा नहीं है। तो मैं इसलिए क्लास में खुद ही बता देती हूँ कि वहाँ पे आधा है और इस रीजन से है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अब अगली चीज हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी कुछ रिलेशन आएगा ही, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे अब इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो उसके बीच में और करंट के बीच में तो कुछ रिलेशन आना चाहिए। यस मैम। ठीक है, तो ये मेरा कंडक्टर है, दिस इज माय कंडक्टर। लेट मी इरेज दिस एंड ड्रॉ इट। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर है बेटा, इसके हमने अब लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे हमने मस्त अपना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। अब फॉर ऑल माय assumptions, फॉर ऑल माय डेरिवेशंस, आई विल assume that these electrons are moving, कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में विद वेलोसिटी vd। अब मुझे मीन फ्री पाथ लेने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। नाउ आई कैन assume this that Yes. the electrons are moving in a straight line with some velocity vd. So now let me talk about two areas. Let me talk about this area and let me talk about, then I'm talking about this area. Then I'm talking about this area. तो बेटा ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का ए के बराबर है, दोनों का ए के बराबर है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कुछ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है, उनकी कुछ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई है। तो अगर मैं बहुत छोटा सा टाइम कंसिडर कर रही हूँ, इन अ स्मॉल टाइम, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्टेंस से मूव कर जाएंगे? एक्स। अरे एक्स तो कर जाएंगे, डेल्टा एक्स मैं बोल देती हूँ ये डिस्टेंस को, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स, पीडी इनटू डेल्टा वीडी टी। इनटू डेल्टा टी। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. ये चीज सही है। ठीक है, सो लेट यस मी मैम। से दैट ये जो डिस्टेंस है वो मेरा डेल्टा एक्स है, मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे वो यहाँ पे आ गए सारे के सारे। अब अगर आपको पता है कि नंबर डेंसिटी इस सिचुएशन में, अगर आपको पता है कि इस सिचुएशन में नंबर डेंसिटी मेरी एन के बराबर है, नंबर डेंसिटी हमारी एन के बराबर है, और चार्ज मेरा एरिया ए को क्रॉस कर रहा है, चार्ज मेरा एरिया ए को क्रॉस कर रहा है, तो कितने चार्ज फ्लो कर जाएंगे इस एरिया में वो भी आप लोग निकाल सकते हो, Yes, ma'am. है ना। यस चार्ज मैम। क्रॉसिंग, चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एरिया ए, थ्रू एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा? Delta x into a into n. डेल्टा एक्स, वेरी गुड, डेल्टा एक्स इंटू ए आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गई एक तरीके से, मल्टीप्लाइड बाय एन आ गए चार्ज कैरियर्स, है ना, बिल्कुल सही। तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगी, ऐसे लिख सकती हूँ n मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम dv, सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय vd डेल्टा t। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास चार्ज क्रॉसिंग आ गए, तो करंट निकाल लो, करंट निकाल लो। क्या हो गया, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज आ गया, नंबर ऑफ चार्ज लिखते हैं इसको। तो यहां से आप टोटल चार्ज भी तो निकाल सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस मैम। नंबर ऑफ चार्जेस, इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग। अब ये हमारे पास आ गया, सो आई कैन राइट डाउन दैट टोटल चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, टोटल आपकी चार्ज, स्क्रीन पॉज है। अच्छा एक सेकंड बेटा रिफ्रेश कर रही हूँ। अभी विजिबल हुई बच्चों? नो मैम। मैम, रिफ्रेश करने के बाद तो आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही मेरे पास। मैम आ गई आ गई। आ गई, अब आ गई बेटा अंजलि। Yes, ma'am. ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा जो इतने एरिया में क्रॉस करेगा, आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, है ना। सो व्हाट आई विल गेट n into
2AVD डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आ जाएगा यार करंट, यस मैम। ठीक है। अब Yes, हमारे पास ma'am. करंट आ जाएगा ना। करंट कैसे आएगा? करंट कितना होता है? Charge upon डेल्टा, time. हाँ, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। सो व्हेन यू विल डू दिस, यू विल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर I एज व्हाट? ये डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा, NEAVD आ जाएगा। NE मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद होना चाहिए, रिमेम्बर। मैम एक चीज पूछनी थी। हम्म मैम आपने इस डेरिवेशन में ये एज्यूम किया है कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, हाँ। तो मैम अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे तो मैम ऐसे तो कोलाइड नहीं करेंगे और रिलैक्सेशन टाइम तो होगा ही नहीं फिर। नहीं, वो सब हो चुका। हमने बोल दिया कि मेरे जो अब यार हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकाली थी? मैंने आपको क्या बोला कि एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे चला, ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, कहीं पे भी वो रैंडम कुछ चल रहा है। उसके बाद एक छोटी सी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा मूव करेगा तो दिस इज इक्विवेलेंट ना, ये दोनों के दोनों। यस मैम। तो यही और तो मैम हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली है ना। डिस्प्लेसमेंट भी तो फिर हमारा कांस्टेंट हो गया। हाँ, अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकाली है, तो इसी अजम्पशन से हमने निकाली है कि अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस छोटी सी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पूरा कंडक्टर क्रॉस कर रहा है। दैट इज माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डिटरमिनिंग इट, नो? यस मैम। ठीक है, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है बेटा करंट का। इसी एक्सप्रेशन से हम लोग ना, अब यहाँ से आप वो करंट डेंसिटी भी निकाल लोगे, NEAVD आ जाएगी, डिवाइडेड बाय एरिया कर दोगे तो NEVD हो जाएगा करंट डेंसिटी, है ना। यहाँ पर आप थोड़े से चाहे और अलग अलग फॉर्मूलाज भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको मैम एक बार क्वेश्चन, प्रीवियस वाला लिखना है। अच्छा लिख लो, यस मैम एक कर बार लो स्लाइड नोट दिखा डाउन। दो। मैम ये NDV क्या है? Number of electrons, number density multiplied by the volume. This will give us the number of charges which are crossing that area. मैम डन। Done, very good. आपके बच्चे भी कर लो। अच्छा, अभी क्लास में है कौन कौन? अंशिका इज हियर, आई थिंक प्रणव इज हियर एंड अंजलि इज हियर। बाकी सब बच्चे आज छुट्टी बना रहे हैं। मैम हाँ, हरलीन की मैंने लगा दी है। हो गया। हो गया, चल रही हूँ आगे। एक बार अटेंडेंस मार्क कर दूं। एक और बच्चा भी आया था ना स्टार्टिंग में क्लास में, आई थिंक आकृति वाज हियर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट एवरी एटम, if every atom releases one electron, if every atom releases one electron, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ Yes. एटम्स विल बिकम इक्वल टू, अभी ये एग्जांपल हमने करा भी है तो कुछ ऐसा नया नहीं है, विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स टू एवोगैड्रो नंबर इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एक तरीके से नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? If I represent it by capital N, I will get number of atoms as जो भी आपको मास गिवन है divided by molar mass या फिर molecular weight, जो भी आप लोग बोलते हो यार, multiplied by Avogadro's number। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आप लोगों के पास यहाँ से आ जाएगी। इफ यू डिवाइड दिस बाय वॉल्यूम, इफ यू डिवाइड दिस बाय वॉल्यूम, यू विल डायरेक्टली गेट व्हाट? रो मल्टीप्लाइड बाय Na अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर मास। Yes. यस मैम। करंट आप लोगों को पता ही है, ये करंट की वैल्यू कितनी होती है? NEAVD।
तो एक तरीके से दिस इज इक्वल्स टू n, है ना, दिस इज इक्वल्स टू n। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी ना n की आपके कितने चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको करंट अगर निकालने के लिए आए तो आप करंट निकाल सकते हो रो एन ए अपॉन जो भी आपको मोलर मास गिवन है मल्टीप्लाइड बाय ई ए वी डी। ठीक है, यस मैम। इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी। इन पर ये समझ लेंगे, फिर थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े टॉपिक्स कवर हो जाए उसके बाद। इस वाले टॉपिक से मुझे क्वेश्चंस भी कुछ खास मिले नहीं, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि ये वैल्यू प्लग इन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। मैम इससे जेई में आते हैं? जेई में इस वाले चैप्टर से मेजरली रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस वाले पार्ट से कम ही आते हैं। मैम ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करने का तो नहीं आता होगा? मुश्किल है, मतलब याद होना चाहिए पर मुश्किल है इस तरीके का क्वेश्चन आना। यस मैम, सीबीएसई में तो आएगा ना? सीबीएसई में तो आएगा ही आएगा, मान के चलो। सीबीएसई में तो मैम दो यूजुअली तीन इनमें से क्वेश्चन हाँ दो तीन क्वेश्चंस देके थे, रेजिस्टेंस को मिक्स कर दिया था वो कैपेसिटेंस के रेजिस्टेंस साथ। वाले, हाँ वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के बाद, तभी मैं बोल रही हूँ कि इस चैप्टर में रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो जरूरी है, इस चैप्टर में पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट आ जाता है वो जरूरी है, मीटर ब्रिज वाला पार्ट आता है वो जरूरी है। वो सब आप ये सब समझने के बाद ही तो हम समझेंगे ना। यस ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, अब यहीं से मैं ओम्स लॉ भी लिख दूंगी। वीडी को अगर मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना मेरे पास, है ना। वीडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में लिखेंगे, ओम्स लॉ आ जाएगा। तो बस फिर यही डेरिवेशन है और कोई डेरिवेशन है नहीं इसके अंदर। मैम हो गया। चलूं एक और हम बस एक सेकेंड वो येलो वाला नोट करना है। कर लो बेटा। मैम हो गया। ठीक है, अब एक और तरीका है आपके पास कि इसको आप ना नेट मोमेंटम के तरीके से भी लिख सकते हो। यू कैन एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ नेट लीनियर मोमेंटम। नेट लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, आपको करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज ए वी डी। हमने अभी अज्यूम कर रखा है कि सारे के सारे कंडक्टर हमारे सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स हैं, उनकी लेंथ एल है, एरिया ए के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए इंटू एल ई ए वी डी। ठीक है, यस मैम। इसको यस मैम। मैं अलग कर दूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको मैं अलग कर देती हूँ, देन आई कैन राइट इट एज एन ई वी डी। एरिया और एरिया तो कट जाएगा ना, एरिया अपॉन है। एन ई वी डी अपॉन एल। Let me multiply and divide this by mass of an electron. So now what I will do is I will write current as number of electrons multiplied by mass of electrons multiplied by drift velocity. और ये तीनों अगर मैं ले लूंगी तो मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच जाएगा, नीचे बच जाएगा लेंथ और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो होता है यही तो हमारा नेट मोमेंटम है। यहाँ पर ये जो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वाली टर्म है, यही तो मेरा नेट लीनियर मोमेंटम है। यस मैम। So this is my net linear momentum of all free electrons. तो बेटा यहाँ से आप लिख सकते हो कि I की वैल्यू कितनी हो जाएगी। If I'm saying that the net linear momentum is PE, then PE multiplied by charge on an electron divided by mass of an electron multiplied by length. So this will give you the value of current in terms of net linear momentum. ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। काफी अच्छे से आज काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। ठीक है, अच्छा कोर्स हो गया। थोड़ी सी ऐसी डेरिवेशन वाली जो क्लासेस होती हैं उसमें बच्चों का अच्छे से कोर्स कवर हो जाता है, थियोरी कवर हो जाती है। मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर बच्चों को थियोरी अच्छे से समझ में आ गई, कोर्स अच्छे से कवर हो रहा है, तो उनके क्वेश्चंस भी यूजुअली सॉल्व हो जाते हैं।
थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर ही Yes, लेते हैं, ma'am. बाकी क्वेश्चंस अगर आप लोग भी करते हो तो आप लोगों के भी सॉल्व हो जाते हैं मैम करते ही हैं. ना। हाँ तो कुछ करोगे ही, मतलब वैसे बोल रही हो कि अच्छी बातें करते हो। सब बच्चों को लगता है कि मैम डाउट कर लेती है बच्चों में। नहीं नहीं, फुल नहीं कॉन्फिडेंस है मैम, बेटा। ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, आप लोगों में फुल कॉन्फिडेंस है यार। तुम लोग तो ऐसे बच्चे हो तो संडे को बैठ के भी पढ़ रहे थे Yes, मैम, मतलब। ma'am. मैम अगर नहीं पढ़ते ना तो ऐसा लगता है कुछ नहीं किया, दिन वेस्ट हो गया। हाँ नहीं Yes, ऐसा ma'am. खुद होता है। को ही regret होता है फिर पूरे दिन. नहीं ऐसा ना मेरे साथ भी होता था, सेम दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आल्सो यूज्ड टू हैपन विद मी। कि अगर कुछ भी मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ दिनों पे कुछ भी नहीं किया तो वैसे दिन भी हमसे गुजारे नहीं जाते। मेरे पास तो अब यस वैसे मैम। करने का अब तो टाइम ही नहीं है खैर। बट अगर ऐसे दिन भी होते हैं तो बड़े मुश्किल से गुजरते हैं वैसे। अभी मेरा आईज का ऑपरेशन हुआ था, तो अब आईज का ऑपरेशन जब होता है ना तो वही होता है कि अब आप ना मैं कंप्यूटर देख सकती, ना मैं टीवी देख सकती, ना मैं फोन देख सकती, ना मैं नॉवल पढ़ सकती, ना मैं किसी को पढ़ा सकती। कुछ भी नहीं करना है मुझे, बस पड़े रहना है। तो क्या करे इंसान पड़े रहकर। मतलब वो एक हफ्ता ऐसे इतना मुश्किल कटा था मेरा। कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं आ सकते, डस्ट लग जाएगा आइस पे, बाहर जाओगे सनलाइट लग जाएगी आइस पे। तो हाँ बहुत टॉर्चर होता है ये सब चीजें भी करना। ठीक है मैम हो कर गया। लिया। वेरी गुड, चलो फिर आगे चलते हैं। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हो गया। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। क्या पढ़ा था कल इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में? कल पढ़ाया था ना शायद सर ने, वेक्टर क्वांटिटी होती है। Yes, ma'am. मैम करंट करंट पर पर यूनिट यूनिट एरिया। एरिया। वेरी गुड, बिल्कुल सही। करंट पर यूनिट नॉर्मल इनफाइनाइट समल एरिया। Yes, ma'am. यस मैम। करंट पर यूनिट नॉर्मल इनफाइनाइटसिमल एरिया। हम स्क्रीन स्टक है। कर रही हूँ रिफ्रेश। अभी आ गई बच्चों? नो No, मैम। ma'am. यस मैम आ गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर सपोज अब मेरा यार इस तरीके का मेरे पास सिचुएशन है कि मैं इस एरिया को कंसिडर कर रही हूँ और मेरा जो करंट है वो सीधा सीधा फ्लो कर रहा है। ठीक है, मेरा जो करंट है वो कुछ मस्त ऐसे सीधा सीधा फ्लो कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ फ्लक्स के टाइम पे भी हम लोगों ने किया था। यहाँ Yes. पर अगर आप एरिया लिखोगे तो आप एरिया लिखोगे कि एरिया जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो दिस विल बी माई एरिया वेक्टर, है ना। ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा करंट है ही, ये हमारा करंट वाली जो क्वांटिटी है वो है ही। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू थीटा, अगर मैं बोल देती हूँ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू थीटा, तो बेटा जो करंट डेंसिटी होती है उसको आप कैसे लिखोगे? जो भी हमारे पास करंट है डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। यही पढ़ा होगा कल भी बच्चों। यस मैम। Yes, ma'am. ये हमारी करंट डेंसिटी होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि करंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय जे कॉस थीटा। तो आपको करंट अगर लिखना है ना तो करंट आप कैसे लिख सकते हो? ए डॉट जे। यस मैम। Dot product. हाँ ये आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो कि जे डॉट ए के बराबर या ए डॉट जे के बराबर होता है मेरी करंट की वैल्यू। तो अगर आपको कहीं पे करंट डेंसिटी गिवन है और आपको करंट निकालने के लिए बोला है तो इसको आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको छोटा सा एरिया गिवन है और बोला है कि पूरे के थ्रू बताओ कि करंट की वैल्यू कितनी है, सो यू कैन इंटीग्रेट दिस एंड यू विल गेट दी एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आप इंटीग्रेट करके भी आंसर निकाल सकते हो अगर आपको छोटा सा एरिया कोई गिवन है तो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं है? क्लियर मैम। क्लियर है? एक बार ये भी नोट डाउन कर लो फिर आगे चलती हूँ। तब तक बाकी स्लाइड्स थोड़ी सी डिलीट कर देते हैं। कर लिया? Yes, मैम। ma'am. एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर क्लास खत्म करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखना, एक बार सॉल्व करके बताओ। Current I flows through a uniform wire of diameter d, then electron drift velocity is v. If the same current flows through a wire of diameter d by 2 made of the same material, then what will be the drift velocity of the electrons? Ma'am, B/4. एक बार फिर से निकालो। कैसे निकालोगे?
पहले केस में अगर मैं देखूं तो करंट मुझे कितना गिवन है, करंट होता कितना है NEAVD, है ना। तो पहले केस में करंट कितना हो गया मेरे पास, N मल्टीप्लाइड बाय E मल्टीप्लाइड बाय पाई D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय V का स्क्वायर। अब सेकंड केस जो है उसमें करंट आपको बोल रखा है सेम है, आपने खाली जो डायामीटर है वो आधा कर दिया है, तो इसका मतलब है कि मतलब 16 टाइम्स कम है। हाँ उसको 16 टाइम्स हो जाएगा ना, एक तरीके से यही होएगा ना। यस मैम, क्योंकि स्क्वायर है तो। वेरी गुड, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम 16 टाइम्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये डायामीटर यहाँ पर आपको गिवन है, तो यहाँ पर एक उसका फैक्टर भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टर, रेडियस का स्क्वायर होता है ना इधर, है ना, Yes. बिकॉज रेडियस इज इक्वल्स टू D/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसलिए लिख रही हूँ इसको। तो अगर मैं सेकंड केस में आई की वैल्यू लिखती हूँ तो कितनी हो जाएगी, अब नंबर डेंसिटी सेम रहेगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेरा सेम रहेगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पाई इंटू D स्क्वायर, 4 तो पहले से ही था और उसको आप 2 के स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना फैक्टर हो जाएगा, 16 का फैक्टर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय अब जो भी आपकी नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो, लेट मी राइट दिस एज V प्राइम का होल स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ी आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. ऑन इक्वेटिंग देम 4 टाइम्स आएगी बेटा वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैम आप तो इसको, सही तो बोला। आपने 1/4 बोला था ना। मैम V/4 बोला था ना। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, तो V/4 नहीं आएगी ना, 4 भी आएगी। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, अगर इसको Yes, आप इससे ma'am. इक्वेट कर दोगे, है ना, तभी मैंने तो मैं बोल रही डिवाइड हूँ कि आपने कुछ गड़बड़ बोली थी, मेरे को इसलिए याद है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यार ओके। NE पाई D स्क्वायर NE पाई D स्क्वायर कट गया, यहाँ पे डायरेक्टली 16 आपके पास आ जाएगा, तो हमारे पास जो नई वेलोसिटी है दैट विल कम आउट एज 4 मल्टीप्लाइड बाय दी ओल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे टुच्चे पुच्चे सवाल आएंगे तो कर लोगे। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे सवालों में कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में थोड़ा करंट डेंसिटी के टॉपिक से फिर से शुरू करेंगे, एक छोटा सा उसका क्वेश्चन और करवा दूंगी चाहे, फिर मोबिलिटी सीखेंगे, मोबिलिटी वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम ओम्स लॉ की जो डेरिवेशन होते हैं वो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ की डेरिवेशन तो यार खुद भी कर लोगे, अब इतनी इजी है क्योंकि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है और हमारे पास ऑलरेडी उसका एक्सप्रेशन आ चुका है, तो ओम्स लॉ की भी डेरिवेशन आप लोगों से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी सिंपल चैप्टर है बेटा ये भी, ये चैप्टर हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा और टाइम पे खत्म हो जाए, क्योंकि एक बार रेजिस्टर का टॉपिक शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वाला जो पार्ट है वो हमें करना है, कैपेसिटर में भी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग थोड़ा बहुत है वो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे, किरचॉफ लॉस वगैरह के बारे में पढ़ना है। ये वाला चैप्टर खत्म होगा फिर हम अपना मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन पे मूव करेंगे। Yes, ma'am. So, thank you so much everyone.